हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर आयुब मुगदुम, ओसीडी कंसल्टेंट एंड थेरेपिस्ट। दोस्तों, मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज अपने साथ एक ऐसे इंसान है जिनका 20 साल का ओसीडी पूरी तरह से ठीक हो चुका है। तो वेलकम टू माय चैनल सर। थैंक तो यू। इनको 20 साल से सीमेन ओसीडी, फिर रिलीजियस ओसीडी और हेल्थ एंजाइटी तीनों भी चीज़ थी। कभी एक कम एक ज़्यादा ऐसा होता था। तो उनकी जो जर्नी है उनकी ही जुबा से सुनेंगे। तो सबसे पहले सर, वेलकम टू दिस चैनल। एंड मुझे सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देनी है यहाँ पे थैंक आने के लिए, यहाँ पे 3 दिन रहने के लिए और सारी चीज़ें करने के लिए। और आप जो बोल रहे हो कि मैं एकदम अच्छा हूँ या फिर एकदम ठीक हो चुका हूँ, उसके लिए बहुत बहुत बधाई है। ठीक है, तो थोड़ा दर्शकों को आपके इस ओसीडी के बारे में, इस यातना के बारे में, 20 साल में आपने क्या क्या यातनाएं झेली है, आपके घर वालों ने क्या क्या यातना झेली है, आप कैसे इस कंडीशन में से निकले, क्या हुआ, थोड़ा सा बताइएगा। ठीक है। धन्यवाद सर। मैं पिछले 20 साल से रिलीजियस ओसीडी, कंटेमिनेशन ओसीडी और हेल्थ एंजाइटी से जुड़ा हुआ हूँ, सफ़र कर रहा हूँ, यातनाएं झेल रहा हूँ। ये यातनाएं सिर्फ मुझे नहीं हो रही थी, मेरी धर्मपत्नी, मेरी छोटी 7 साल की बच्ची, माँ बाप और मेरे साथ सहकर्मी जो मेरे साथ काम करते हैं, सफ़र करते हैं, उन सबको हो रही थी। बार बार हाथ धोना, आंखों पर पानी मारना, रिपीटेशन करना, आगे पीछे जाना, उसके बाद डर बैठना, कहीं चोरों के जैसा बैठ जाना, अवॉइडेंस करना, ये पिछले दिन ब दिन कंडीशन, परिस्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। तो इसके लिए मैं सर के पास आया और सर ने मुझे सही सलामत इससे निकाला। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। ठीक है, चलो। तो सर, आपने ना यहाँ पे टोटल एक नहीं बोलोगे तो 63 आपके फियर या फिर डर लिखे हुए हैं, सारे ओसीडी के मिलके। ठीक है, तो आपको क्या लगता है ये सारे डर यहाँ पे रहते हुए आपने कर पाए क्या, सॉल्व कर पाए इस चीजों को? जी इसमें से कुछ डर बचा है अभी भी? नहीं, अभी तो इससे क्या बात कुछ है। डर बचा नहीं है। यहाँ जो डर थे, मैं सुबह उठने के बाद नींद नींद मतलब सोने के वक्त तक उतना ही नहीं, सोने के बाद में रात को जब जब आधी नींद खुलती थी तब भी मैं डरता था। दांत, दोनों दांतों के बीच में जो ये आता था उसको चबा देता था, उसके लिए टूथगार्ड भी पहनना पड़ता था। मतलब रात में सबकॉन्शियस माइंड ने भी मेरे अंदर डर बैठ गया था। वो सारे के सारे डर मैंने लिखे हुए हैं। वक्त के पाबंदी के हिसाब से तो ये नहीं कर सकते, मगर सर ने पूरा के पूरा उसको निकाल दिया है। जो नहीं था वो भी डर साथ में डिस्कस करके, ताकि भविष्य में उसकी अवधारणा ना हो, इसके लिए सर ने उसको एकदम अच्छे से ट्रीट कर दिया है। बहुत सही बताया आपने। ठीक है सर, देखो आपने जो अभी बताया उसके बारे में कुछ बोलना चाहूंगा। तो आपने बताया कि आपका लेवल ऑफ फियर या फिर एंग्जाइटी बोल सकते, इतने लेवल पे जा चुका चुका था कि आप नींद में भी रात को आपको टूथ गार्ड यूज करना पड़ता था, बिकॉज आप अपने दांतों को बहुत जोर से चबाते थे। रात को अपने हाथों से पैरों से ऐसे जोर से अपने वाइफ को दबा देते थे। तो आप में फियर इतना ज्यादा था कि ओसीडी आपको रात नींद में भी आने लग गया था, और अब ये अनकॉन्शियसली हो रहा था। तो आप ही नहीं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको रात में भी कुछ ना कुछ तकलीफ होता है, रात में भी उनका वो फियर दिख जाता है, वो एंग्जाइटी, वो जो उनकी जो बढ़ती है वो उनको नींद में भी फील होता है। और बहुत लोग डर के उठ जाते हैं रात को भी। कभी कभी है ना, लोगों ने मैसेज किया हुआ है कि रात को उठ गए और ये तकलीफ हुआ। तो ठीक है, ये बहुत ज्यादा जब एंग्जाइटी होता है तो इंसान वो लेवल पे जब जाता है तब ऐसी चीजें हो जाती है। आपने तो देखो बहुत सारे यहाँ पे डर लिखे हैं। मैं सारे डर और अवॉइडेंसेस नहीं बता पाऊंगा इतने कम समय में, फिर भी है ना मैं कुछ कुछ चीजें आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, इनको है ना क्या लगता था, इनको मेन डर क्या था, इनको ये डर था कि जो सीमेन है या फिर जो प्रीकम है, ठीक है, वो यहाँ या वहां फैल जाएगा और उसके वजह से भगवान इनको सजा देंगे। मतलब इनको रिलीजियस फियर था और सीमेन का भी ओसीडी था। इनको ये डर लगता था कि इनका जो प्रीकम है या फिर इनका जो सीमेन है या फिर लोगों का प्रीकम या लोगों का सीमेन इधर उधर टच हो जाएगा, फेल जाएगा। इसके लिए ना बहुत सारी चीजें जाना अवॉइड करते थे। ये कोई भी मॉल नहीं जाते थे, कोई भी मूवीज नहीं जाते थे, कभी भी लोकल ट्रेन से ट्रैवल नहीं करते थे, और फिर बच्ची को लेके घूमने नहीं जाते थे, लेक पे नहीं जाते थे, मॉल में नहीं जाते थे, बाहर डिनर और इसके लिए भी नहीं जाते थे। ये सारी चीजें आप टालते थे। इनफैक्ट
ऑलमोस्ट बाहर की जो भी चीजें अपार्ट फ्रॉम जॉब सब करना बंद ही कर दिया था इन्होंने, क्योंकि इनको क्या डर था कि सामने वाले इंसान से, मतलब अभी कोई कपल है, ठीक है, कपल से दूर भागते थे। ये सारी चीजों पे क्यों नहीं जाते थे कि यहाँ पे कपल्स आते हैं, जैसे अभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गए वहां पे कपल्स रहेंगे, किधर घूमने गए वहां पे कपल्स रहेंगे, ठीक है, तो या ट्रेन में लोग खड़े वहां पे भी बहुत सारे कपल्स है, फिर यंग लोग रहते हैं। तो इनको प्रीकम और सीमेंट का इतना डर रहता था कि अगर वो साथ में है, अगर उनमें प्रीकम आया है, ठीक है, अगर सीमेंट आया तो वो सीमेंट फेल गया तो वो सीमेंट मुझे लग गया तो, और मुझे अगर लग गया तो मेरे वजह से सारी घर की चीजें, घर के लोग, घर के कपड़े, मेरा मोबाइल, भगवान की सामग्री, भगवान सारे गंदे हो जाएंगे, और इस चक्कर में भगवान मुझे सजा दे देंगे, भगवान मेरे फैमिली को पूरा बर्बाद कर देंगे और मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, ऐसे इनको ख्याल आता था। और हेल्थ एंग्जाइटी का इनको क्या इशू आ रहा था, तो इनको लग रहा था अगर भगवान नाराज होंगे तो मुझे कैंसर हो जाएगा, या फिर भगवान अगर नाराज होंगे तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। तो इनको कुछ भी हुआ तो छोटी छोटी चीजें, देखो ओसीडी है ना, चीजों को रिलेट करता है। कुछ भी गलत हुआ तो इनको लगता था कि हार्ट अटैक आ जाएगा, कुछ भी हुआ तो लगता था कैंसर आ जाएगा, और हमेशा ये डर रहता था कि भगवान मुझे सजा दे देंगे और इसकी वजह से ये हो जाएगा। ठीक है सर, सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फिर आप बहुत बार चीजें करते थे, जैसा आपने आपके घर में अलग से अपना सुखाने का चीजें था, वहां पे आपका टॉवेल था, आपके कपड़ों को या टॉवेल को कोई भी घर वाले हाथ नहीं लगा सकते थे, आपका अलमारी अलग था, बिल्कुल आपके अंडरगारमेंट्स अलग जगह रखा रहता था, आपके कपड़े अलग जगह रखा रहता था, आप मोबाइल को वॉश करते थे, मोबाइल को आपके कोई किसी ने छुआ तो आप छूने नहीं देते थे, लिफ्ट को आप जब प्रेस कर रहे हैं तो पैर से प्रेस करते थे, हाथ जी नहीं लगा सकते जी थे, जी जी ठीक है। आप अपना आई कार्ड भी वो पंचिंग मशीन से दूर लगाते थे, क्योंकि जी बाकी लोग का पंचिंग मशीन में आई कार्ड लगेगा। बिल्कुल आई कार्ड को भी आप धोते थे, मोबाइल को वॉश करते थे, सारे कपड़ों को रगड़ रगड़ के धोते थे, टिफिन को धोते थे, बेल्ट, हर एक चीज जो भी है, हर एक चीज एक तो आप धोते थे, नहीं तो चीजों को टच करना अवॉइड करते थे। इनफैक्ट इतना ही नहीं, आपको ऑफिस में भी काम करने को बहुत दिक्कत होती थी, जी जैसे कि आपने मुझे बताया था आपके ऑफिस में जो भी कलीग या कपल है उनसे आप दूर रहते थे, जी क्योंकि आपको डर रहता था कि उनमें प्रीकम या सीमेंट निकला होगा, जी तो उनके साथ आपने खाना खाना बंद कर दिया, चाय पीना बंद कर दिया, जी आप बहुत बार वो जगह पे जाते ही नहीं थे, अवॉइड करते थे, जिन लोगों से आपको डर था, जी जो यंगस्टर्स है यस उनके पास जाने के अवॉइड करते थे, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें थी, जैसे आपने इधर लिखा है गार्डन जाना, पिज्जा खाना, थिएटर जाना, मॉल जाना, ये तो सारा आप यही करते थे, ठीक है। फिर आप मास्टरबेशन या फिर सेक्स करने के लिए भी थोड़ा सा अवॉइड करते ही थे, जी क्योंकि डर लगता था। ये सारी चीजों का डर देखो सब में है ना, जिसको भी सीमेन ओसीडी है, ठीक है, सीमेन ओसीडी में दो डर होता है, मैंने देखा हुआ। एक तो सीमेन ओसीडी को पेशेंट को क्या लगता है कि सीमेंट की वजह से गंदगी फैल जाएगी और सारा चीज घर का गंदा हो जाएगा, बाहर का यूनिवर्स गंदा कर देंगे। और दूसरे टाइप के क्या लोग होते हैं, उनको लगता है कि सीमेन ओसीडी की वजह से मुझे पाप लग जाएगा, उनमें रिलीजियस फियर होता है, उनको क्या लगता है ये सीमेंट भगवान को लग जाएगा, टच हो जाएगा, भगवान की सामग्री को टच हो जाएगा और उसके वजह से पाप लगेगा और भगवान सजा दे देंगे, मेरा कुछ गलत हो जाएगा, फैमिली का कुछ गलत हो जाएगा। तो ये सेकेंड वाले कैटेगरी में थे, इनको रिलीजियस फियर ज्यादा था। और हेल्थ हेल्थ भी उससे रिलेटेड था, अभी भगवान नाराज हो गए, अभी उनको हार्ट अटैक आ जाएगा, अभी उनको कैंसर आ जाएगा, ये सारी चीजें दोस्तों लगती है। और ओसीडी हमेशा एक रिलेटेबल डिसऑर्डर है, वो रिलेट करेगा। आपने हाथ नहीं धोया, भगवान नाराज हो जाएंगे, आप अगर नहीं नहाए, भगवान नाराज हो जाएंगे, भगवान नाराज हो जाएंगे आपको कैंसर होगा, भगवान नाराज हो जाएंगे आपको हार्ट अटैक होगा, भगवान नाराज हो जाएंगे आप मर जाओगे, भगवान नाराज होंगे आपको या आपके घर वालों को कुछ ना कुछ सजा दे देंगे। ये सारा जो रिलेटेबल कंडीशन है, ये ओसीडी इतना आपको रियल में दिखाता है कि वो फेक चीजें भी आपको रियल लगने लग जाती है। इसमें दोस्तों कोई भी तथ्य नहीं है, इसमें कोई भी रियलिटी नहीं है, ये एक फॉल्स अलार्म है। आपको ये समझना है, आप ऐसे वॉर में जा चुके हो जिसमें आपका जो खुद का ब्रेन है वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। ये इस फॉल्स अलार्म से आप डर रहे हो, इसका मतलब क्या पता है, बारिश नहीं है और आप छाता खोल के घूम रहे हो, आपको लग रहा है कि बारिश आएगी, यार बारिश का सीजन है ही नहीं, बारिश कहाँ से आएगी। तो ऐसे ओसीडी के पेशेंट्स होते हैं। तो ये कुछ कुछ मैंने आपके जो डर थे या फिर कुछ जो जो चीज़ आप अवॉइड करते थे उसके बारे में आपने जो लिखा था उसके बारे में मैंने अभी दर्शकों को बताया। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा सर,
ऐसी क्या मजबूरी थी जो आपको यहाँ पे आके ट्रीटमेंट लेनी पड़ी, 3 दिन यहाँ पे रहना पड़ा, थोड़ा सा दर्शकों को बताना चाहेंगे? मेरी सबसे बड़ी मजबूरी थी कि मैं सही डॉक्टर को ढूंढ नहीं पा रहा था। पिछले 1.5 साल हो गए मैं एलोपैथी में, होम्योपैथी, आयुर्वेदा इनका इलाज करके गोलियां खा खा के थक चुका था। उसमें से हर डॉक्टर दवाई लिख के देते थे, सेरोटिनिन और नींद आने की गोलियां होती थी, जिससे बहुत अधिक नींद आती थी और फायदा कुछ होता नहीं था। पेट की साफ होने की समस्या बहुत ज्यादा होती थी, नींद आती थी, काम में मन नहीं लगता था नींद की वजह से, और दिन में आधी अधूरी नींद होने के बाद रात में नींद ही नहीं आती थी। उसके लिए अलग से गोलियां खानी पड़ती थी। पेट का हाजमा बिगड़ा रहना कॉमन प्रॉब्लम, नींद कंसंट्रेशन ना होना, चिड़चिड़ापन होना, ये अलग प्रॉब्लम। ये साइड इफेक्ट्स हो रहे साइड थे इफेक्ट। आपको? ओके। और सबसे मेन तो जो रोग है वो तो वहीं के वहीं जड़ से हिलने को तैयार नहीं था। वो ठीक नहीं हो पा रहा था। वो ठीक नहीं हो पा रहा था। ओके, ठीक है। देखो दोस्तों, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, मेडिसिन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। देखो, मेडिसिन अगर ले रहे हो ना, आप SSRIs खा रहे हो, एंटी एंग्जाइटी बेंजोडाइजेपिन्स अगर आप ले रहे हो, तो एक आपको याद रखना है, आपको है ना थेरेपी लेना ही पड़ेगा। उसके सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका अगर एंग्जाइटी लेवल थोड़ा सा भी मेडिसिन लेके कम होता है और आपको इसको जड़ से उठा के निकाल के फेंकना है, तो आपको थेरेपी लेना ही पड़ेगा। देखो, ये जब हम पढ़ाई कर रहे थे ना, तब से मेडिकल की किताबों में लिखा हुआ है, थेरेपी इज एन वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर ओसीडी। थेरेपी मतलब ये सारे साइकोथेरेपी जो है, CBT, एक्ट, ERP, साइकोडायनेमिक, थॉट डिफ्यूजन टेक्निक, बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। लेकिन है ना, ये थेरेपीज आपको लेना ही है, और जिसको भी गोली सूट नहीं हो रहा है, उनको तो एक ही ऑप्शन बचता है, थेरेपी इज द ओनली ऑप्शन। ठीक है। और देखो दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आए हैं। अभी मैं खुद एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, मेरे को पता है मेडिसिन कितना वर्क करता है, कितने उसके साइड इफेक्ट्स है, क्या है। मेडिसिन एंग्जाइटी कम करने के लिए बहुत अच्छा है। मेडिसिन अगर आप ले रहे हो, तो दोस्तों याद रखना, आपको मेडिसिन के साथ थेरेपी भी लेनी है। ठीक है। तो देखो दोस्तों, और अगर मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं और आपको मेडिसिन नहीं लेने, तो दोस्तों थेरेपी इज द बेस्ट वे। ठीक है। जी जी। अभी आपको मैं एक बताना चाहता हूँ, मेरे पास ऐसे भी कुछ पेशेंट्स है, ठीक है, कि जिनमें मेडिसिन खा के भी जैसा आप में हुआ है, ठीक है। ये रियलिटी है, बहुत लोगों को है ना मेडिसिन सूट नहीं होती है, या फिर मेडिसिन से वो ठीक नहीं हो पाते। देखो दोस्तों, अगर आप भी उसमें ही हो, आपको मेडिसिन सूट नहीं हो पा रहा है, या फिर आप मेडिसिन से ठीक नहीं हो पा रहे हो, तो आप साइकोथेरेपी ले लो। ठीक है। यही मैं आपको बताना चाहूंगा। और बहुत बार मैंने क्या देखा है, मेडिसिन से ना लोग अपने आप से डायरेक्ट बंद कर देते हैं, ऐसा कभी भी मत करना। आपके साइकेट्रिस्ट के एडवाइस से, आपके डॉक्टर के एडवाइस से है ना, उसको टेपर करके ही बंद करना होता है। कभी कभी विड्रॉ हो सकता है और आपका ओसीडी बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, तो दोस्तों ये चीज मत करना। ठीक है। एक चीज और सर मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जो आराम यहाँ आपको मिला, क्या इतना आराम कहीं पे भी मिल पाया था अभी तक? थोड़ा आराम, कितना आराम, कुछ मिल पाया था अभी तक? आपने इतना सारा ट्रीटमेंट बताया, इनके पास गए उनके पास गए, इतना आराम कभी मिल पाया था? मैं अपना भूतपूर्व अनुभव अगर बताऊं तो, जाने माने साइकियाट्रिस्ट के पास मैं जाके आया, उनकी दवाइयाँ ली, मगर यहाँ जो आराम मिला मुझे, उसका 1% आराम भी नहीं मिला। सिर्फ गोलियां, और 5 मिनट में मैं कैबिन से बाहर आ जाता था, और कोई खास प्रगति तो होती नहीं थी उसमें। ओके ओके, ठीक है। चलो, और एक चीज आपने मुझे बताया था, ठीक है, अभी आप जाके बहुत सारी चीजें करोगे, मतलब आपके फैमिली को, आपके बच्ची को, आपके मॉम डैड को, आपके वाइफ को आप एक अच्छा फ्रूटफुल टाइम बिताओगे उनके साथ, क्योंकि आप मानते हो कि आपकी वजह से सिर्फ आप इस नरक यातना से नहीं गुजरे हुए हो, आपकी वजह से उनको भी बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ी है, तो आप अभी सारी खुशी उनको दे दोगे। ठीक है। अब एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ सर, आपको मैंने पहले भी बोला था, आने के पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको है ना एक रिलैप्स प्रिवेंशन वर्कशीट में देने वाला हूँ, ठीक है। एक मेंटेनेंस थेरेपी होती है। आपको अगर आपने पूरा झाड़ भी तोड़ दिया है ना ओसीडी का, तो भी उसकी जड़ें अभी भी थोड़ी बहुत रहती है, थोड़ा बहुत डर रहता है। आप कितना भी बोलो मैं 100%, आप बोल ही रहे हो मैं 100% ठीक हो गया हूँ, लेकिन है ना, वो न्यूरोप्लास्टिसिटी और वो पैटर्न स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आपको है ना कम से कम 3 से 6 महीने प्रैक्टिस करनी होगी। हर एक पेशेंट का अलग होता है, किसी को 1 महीना करना पड़ता है, किसी को 2 महीना करना पड़ता है। अब ये देखो, आपका
20 साल पुराना ओसीडी है, जी तो मिनिमम 3 महीने तो आपको करना ही होगा। बिल्कुल क्योंकि वो सारा चीजें मैंने टू डू लिस्ट आपको मैंने बना के रखा है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो क्या आप घर जाके वो मेंटेनेंस थेरेपी करोगे? बिल्कुल। अभी जैसा तो बहुत ही आसान है आपको करने के लिए, जी ठीक है। जी जैसा डॉक्टर साहब ने कहा है कि घाव तो सर ने भर दिया है, उस पे टाके भी लगा दिए हैं, मगर मेरे खुद के शरीर को अंदर से हील होने के लिए जो 3 से 6 महीने का अवधि बताया है हम्म, वो मैं जरूर करूंगा। क्या बात बताइए, वाह। घाव तो भर चुका है लेकिन अंदर से भी आपको ठीक होना है, ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया बात कही है। देखो सर, वापस मैं आपको इसमें से, इस यातना में से बाहर आने के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। धन्यवाद। आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। आप अगर ठीक होते हो तो ही हमको अच्छा लगता है, आप अगर ठीक नहीं होगे तो हमको कैसे अच्छा लगेगा, ठीक है। बिल्कुल सर। तो देखो दोस्तों, ये मैं आपको यही बताना चाहूंगा सर, आपके लिए सबसे पहले है ना, आपके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। घर जाके अच्छे से रहो, फैमिली के साथ अच्छे से रहो, फैमिली को अच्छा टाइम स्पेंड करो, थैंक और यू सर। मेंटेनेंस थेरेपी करना ना भूलेगा। तो बिल्कुल देखो सर। दोस्तों, ऐसी ही चीजें होती है ओसीडी में। क्या होता है, आप है ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, ऐसे है ना, टाइम बिताते जैसे जाते हो ना, वैसा ओसीडी क्रोनिक बनते जाता है। आज भी बहुत लोगों को यही नहीं पता इस चीज को ओसीडी बोलते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि ये वीडियो द्वारा है ना, बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। आप भी, आपको ऐसा लगता है कि आपके नियर बाय या फिर आपके लव्ड वंस है, उनको हेल्प की जरूरत है, या फिर ओसीडी उनको नहीं पता है ओसीडी ये बीमारी क्या होती है, एक मानसिक बीमारी ऐसी भी होती है, तो ऐसा आपको लगता है तो दोस्तों ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और आपको अगर कुछ भी लगता है ओसीडी के बारे में तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। आप चाहते हो मैं आपके लिए कुछ वीडियोस बनाऊं ओसीडी, एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो दोस्तों जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों देखो, इसी संदेश के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।